नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर। अभिवादन स्वीकार करिएगा चंद्रभान सिंह हाड़ा का। और विवेचना में आज आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूं सामान्य हिंदी व्याकरण से हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला पर यह मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले स्वरों पर विवेचन हम कर चुके हैं। व्यंजन पर विवेचन का एक पार्ट मैं आपके बीच में डाल चुका हूं और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के दूसरे पार्ट पर। जहां इसके पहले वाले वीडियो में हमने व्यंजन के भेद देखे हैं, स्पर्शियों की विवेचना देखी है, स्पर्श संघर्षियों की विवेचना देखी है और वहां पर जो हमारा अंतिम बिंदु था वो अनुनासिक था। आइएगा आज अनुनासिक के पश्चात जो व्यंजन है वहां से इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये देखिएगा, जैसे ही हम हिंदी वर्णमाला में स्पर्शियों के पश्चात आगे बढ़ते हैं तो दो ध्वनियां बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और हमारी वर्णमाला में एक निश्चित पायदान के ऊपर हमें मिलती है, जहां हमारा सामना होता है ड और ड। ड और ड, इस तरह की ध्वनियां हमने स्पर्शियों में ट वर्ग में भी पढ़ी है, ट ठ ड ड। अब वो ड ड अलग है और ये अलग, इन दोनों में क्या अंतर है? तो ये जो ड और ड है, इनके तल पर आपने बिंदु देखा होगा। हम जो स्पर्शी ट वर्ग के पढ़ते हैं उन स्पर्शियों में ट वर्ग में दोनों ध्वनियों के नीचे तल पर बिंदु नहीं है। ये तो उनका लिपिगत अंतर हुआ। इन दो स्वतंत्र ध्वनियों को हमने क्या नाम दिया? जैसा कि इस नाम से ही स्पष्ट है कि इनके तल पर बिंदु है, इसलिए ये तल बिंदु व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा, इन ध्वनियों को ताड़नजात ध्वनियां भी कहा जाता है और इनके लिए उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त उछाला हुआ व्यंजन भी इनके लिए कहा जाता है। इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान उसी तरह से है जैसे ट वर्ग की ध्वनियां हैं, यानी कि मूर्धा। मूर्धा से इन ध्वनियों का उच्चारण होने के कारण ये ध्वनियां मूर्धन्य श्रेणी में गिनी जाती है। मूर्धन्य ध्वनियां इन्हें कहते हैं, मूर्धन्य व्यंजन। आगे इनके बारे में कुछ और तथ्य मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। एनसीईआरटी ड और ड के बारे में क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। जिनके उच्चारण के समय जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करती है और फिर एकदम नीचे गिरती है, वे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जो हमारा मुखावयव में जो जीभ है वो पहले तो ऊपर उठती है और फिर मूर्धा का स्पर्श करके एकदम झटके से नीचे की ओर आती है। तो ऐसी ध्वनियां व्यंजन या ये वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में ऐसा लगता है जैसे व्यंजनों को यानी इन ध्वनियों को बाहर की तरफ फेंका गया हो। इसी कारण इन्हें फेंके जाने के नाम पर उत्क्षिप्त नाम दिया गया है, ये कहा एनसीईआरटी ने। आगे बढ़ते हैं इस क्रम को जारी रखते हुए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। अक्सर आप देखेंगे कई एग्जाम हैं, उन सारे एग्जाम में हिंदी वर्णमाला बहुत ही अहम रोल निभाती है। चाहे ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, ये जो एग्जाम है जो हिंदी की प्रकृति को पर निर्भर है, इनमें वर्णमाला अहम रोल निभाती है। अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी जो मैं आपके लिए तथ्यात्मक जानकारियां बता रहा हूं, इनकी समझ, ताकि आप इस टॉपिक को आत्मसात कर लें और इसके पश्चात जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होते हैं तो मैं हिंदी वर्णमाला से क्रम से जो एग्जाम है, अब वो चाहे एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम कहीं के भी हो, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के हो, पीजीटी के हो, टीजीटी के हो, एलनगंज इलाहाबाद के हो, बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान आरपीएससी के हो, यूपीएससी के हो, एसएससी के एग्जाम हो, उन सब में जो इन टॉपिक से प्रश्न आए हैं उन समस्त प्रश्नों को मैं आपके इस टॉपिक के पश्चात एक एक करते हुए पूरा सोल्व कराऊंगा। आप निश्चिंत रहें। 101% हम ज्यादा, अभी आप इन संकल्पनाओं को समझिएगा कि भाई हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो तथ्य क्या कहते हैं
उनको ऐसा क्यों कहा जाता है? तो मैं पहले आपको एक और थोड़े थोड़े से एक एक दो दो उदाहरण मैं आपके बीच में रखता चल रहा हूं, है ना, आप देखते चले, फिर हम इनको काफी डिटेल में इन क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि बिना क्वेश्चन किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हमने पढ़ा उसको जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचकर उस समझ के साथ क्वेश्चन करते हैं तो वहां हमारा परफॉर्मेंस कैसा होगा, इसको भी हम यहीं चेक करेंगे। तो चलिएगा उत्क्षिप्त पर कुछ आगे जानकारियां और देखते हैं। स्वर्ण विज्ञान, स्वर्ण विज्ञान मतलब जो भाषा वैज्ञानिक है वो स्वर्ण विज्ञान में क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान की एक शाखा है स्वर्ण विज्ञान, उसमें भाषा वैज्ञानिक इन व्यंजन के बारे में क्या कहते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे अचानक मुंह में जिह्वा या अन्य किसी भाग को सिकोड़कर किसी अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाए, यह स्वर्ण विज्ञान में भाषा वैज्ञानिकों ने कहा। फिर आगे देखेगा, इन ध्वनियों से जो ताड़नजात ध्वनियां हैं, उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, इनसे एक सामान्य जानकारी आप याद रखेंगे, हिंदी में किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। इनसे शब्दों का प्रारंभ यानी कि किसी भी शब्द के पूर्व में यानी प्रारंभ में नहीं आएंगी, या तो ये मध्य में आएंगी या अंत में आएंगी। जैसे उदाहरण आप देखिए, मेंढक शब्द है, अब इस मेंढक की बात करें तो ये ताड़नजात मध्य में है, प्रारंभ में नहीं। फिर आप आगे देखें, पढ़ना, इसमें भी मध्य में है, चढ़ना मध्य में, प्रारंभ नहीं हो रहा है किसी से भी, लड़ना मध्य में है, सड़क मध्य में है, ये देखिएगा, पेड़ ये भी कहां है, अंत में है। तो हम यही करें, ये वे ध्वनियां हैं जिनसे हिंदी में किसी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, या तो ताड़नजात मध्य में होगा या शब्द के अंत में होगा, ये बात भी आप ध्यान रखें। आगे देखें, इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इनमें र की ध्वनि मिली हुई सुनाई देती है, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कह देते हैं। अब ये थोड़ा सा क्या है, एक अलग तरह की जानकारी है, पर मैंने फिर भी आपको अमरकोश से आपके बीच प्रस्तुत कर दी है। आगे बढ़िएगा, उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, ये हुई ताड़नजात ध्वनियां। अब ताड़नजात ध्वनियां यानी कि आपने स्पर्शी पढ़ लिए हैं, ताड़नजात उत्क्षिप्त पढ़ लिए हैं। अब हिंदी वर्णमाला पर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दो ध्वनियां फिर मिलती है, और ये दो ध्वनियां हैं यानी चार ध्वनियां हैं, य र ल व। हिंदी वर्णमाला पर जैसे ही हम ताड़नजात के पश्चात आगे बढ़ते हैं तो जिन ध्वनियों से हमारा सामना होता है वो ये ध्वनियां हैं। इन चारों ध्वनियों को आप वहां जरूर पाएंगे, य र ल व। अब ये जो चार ध्वनियां हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इनका पर्टिकुलर नाम क्या होता है, सीधे क्वेश्चन इनके नाम से ही आ जाते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन वाले ब्लॉक पे चल रहे हैं हम, जैसे सिंपल आ जाए, इनमें से कोई सी एक ध्वनि दे दे और आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से अंतस्थ स्वर कौन से, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, कोई सा भी एक आपसे दे दिया जाए तो उसका चयन आप करेंगे। अर्ध स्वर किसे माना गया है, यह वर्ग में से कोई एक दे दिया जाए। संघर्षहीन सप्रवाह ध्वनियां किसे कहा गया है, तो ये य र ल व है। य र ल व जो ध्वनियां इन्हें अंतस्थ कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, संघर्षहीन सप्रवाह ध्वनियां भी कहते हैं। अब इनके बारे में कुछ तथ्य हैं, पहले तो इनके पहले नाम से ही देखते हैं, अंतस्थ, अंतःस्थ। अंतः का अर्थ होता है के बीच में, स्थ यानी स्थित ध्वनियां, के बीच में स्थित ध्वनियां, अर्थात किनके बीच में, तो इनकी व्युत्पत्ति कहती है एक स्वर एवं व्यंजन के बीच में उच्चारित किए जाने के कारण। स्वर और व्यंजन के उच्चारण सीमा के बीच में ये उच्चरित किए जाते हैं या इनकी ध्वनि का परास गिना जाता है, इसलिए ये अंतस्थ कहलाते हैं। अब कैसे, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अर्थात ये ध्वनियां न तो स्वर की तरह पूर्णतया अवरोध रहित है, जैसा कि स्वरों में अवरोध के बिना उनको बोला जाता है, उनमें ज्यादा विरोध अवरोध नहीं होता है, तो ये वेद ऐसी ध्वनियां नहीं है जिनमें स्वर हो जैसा अवरोध रहित हो, और न
व्यंजन की तरह ये पूर्णतया अवरुद्ध ध्वनियां हैं, उन दोनों के बीच की स्थिति इनमें पाई जाती है। इनकी जो मुखरता है वो व्यंजन से तो अधिक है किंतु स्वरों से कम है। व्यंजन से अधिक मुखरता पाई जाएगी किंतु स्वरों से कम, इसलिए भी ये अंतस्थ कहलाते हैं। फिर आगे बढ़िएगा। अंतस्थ ध्वनियों के बारे में कुछ और तथ्य मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। इन अंतस्थ ध्वनियों के उच्चारण में श्वास का अवरोध कम होता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनके लिए एक टर्म अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। निम्न ध्वनियों में से अर्ध स्वर ध्वनियां कौन सी मानी गई है? अब मैं हर बार आपसे यही कहता हूं, पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन करने का तरीका और जिस समय आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो एग्जाम हॉल में, उस समय आपके सोचने की क्षमता किस तरह की होगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा मित्रों। क्योंकि हम भाषा पढ़ रहे हैं, ये कोई साइंस जैसा एकदम परफेक्ट विषय नहीं है कि जिसका एक ही आंसर हो। इसका संदर्भ, देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप आंसर बदलते हैं। जैसे आ जाए अंतस्थ ध्वनियों की संख्या है, माना कि अंतस्थ को हम अर्धस्वर भी कहते हैं और उनकी संख्या 4 दी हुई है, राइट है। अर्धस्वरों की संख्या है, अब 4 भी हो 2 भी हो तो आप क्या लगाएंगे? ये क्वेश्चन फंसने वाले क्वेश्चन है। इनको थोड़ा सा विवेकपूर्ण तरीके से हम सोल्व करेंगे। जैसे अभी देखना आप, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, यानी अंतस्थ को अर्धस्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनमें स्वरों जैसे गुण व्यंजन की अपेक्षा इनमें ज्यादा दिखाई देते हैं। दूसरे अर्थ में यह भी कहा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श एवं ऊष्म वर्णों के बीच आने वाले इन 4 वर्णों को अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। कुछ विद्वान इस तरह भी इनको डिस्क्राइब करते हैं। फिर आगे बढ़िएगा। इन वर्णों के उच्चारण में सांस की गति दूसरे अन्य व्यंजन से अपेक्षाकृत काफी कम होती है। इन वर्णों को अर्धस्वर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सभी वर्ण स्वरों की भांति ही उच्चारित किए जाते हैं। इनके बोलने के समय में ज्यादा घर्षण नहीं होता है। मतलब जो गुण स्वरों में पाए जाते हैं वो इन अंतस्थ में भी पाए जाते हैं। किस तरह के गुण? घोषत्व और अल्प प्राण वाले गुण। तो ये देखिएगा, ये ध्वनियां स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जैसे स्वर होते हैं वैसे ही ये भी घोष होते हैं, जबकि काकल से निकलती हुई वायु के प्रवाह के आधार पर स्वरों के समान ये ध्वनियां भी अल्प प्राण ध्वनियां कहलाती है। अब यहां तक हुई तथ्यात्मक बात। फिर आगे बढ़िएगा। आप डिटेल आराम से सुनते चले, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अब इनको थोड़ा स्वतंत्र व्यक्तिगत तौर पर एक एक को हम देख लेते हैं। ये जो चारों ध्वनियां हैं, य, र, ल, व, ये चारों घोष तो है ही सही, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वायु के प्रवाह पर स्वरों के समान ये अल्प प्राण है। ये बात तो हो गई, पर अब इनके उच्चारण स्थान को लेकर बात कर लेते हैं। यह का उच्चारण स्थान कहां से है मित्रों? तो यह का उच्चारण स्थान वही महेश्वर सूत्रों से बात करें तो इच्चुयशा नाम तालु, तो यह का उच्चारण स्थान हुआ तालु। र का उच्चारण स्थान अगर यदि हम बात करें तो यह भी देखिएगा ऋटुर्षा नाम मूर्धा। मूर्धा इनका एक तरीके से संस्कृत साहित्य से या संस्कृत व्याकरण में इस र को मूर्धन्य माना गया है, किंतु जैसे हम हिंदी की तरफ आते हैं क्योंकि हमारे विद्वान इसको कहां से बोलते हैं, तो र के लिए उच्चारण स्थान जैसे जैसे भाषण अवयव जैसे जैसे मानव सभ्यता विकास करती जा रही है वैसे वैसे उसके उच्चारण में भी सरलता और कोमलता आती जा रही है। आसानी से हम बोल रहे हैं, र को हम आजकल बोलते हैं र। तो आपने देखा होगा हमारी जिह्वा जो है वो दंत मूल, जिसको हम मसूड़े कहते हैं, मसूड़ों की तरफ जाकर मसूड़ों के आसपास इसका उच्चारण करती है, वहां स्पर्श करती है जिह्वा, इसलिए मसूड़ों से इस ध्वनि का जब उच्चारण होता है तो यह ध्वनि कहलाती है वर्त से ध्वनि। दूसरा,
जब हम र का उच्चारण करते हैं तो देखिएगा स्थिति कैसी होती है, र, तो हमारी जिह्वा वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट यानी कंपन करती है, और कंपन के कारण यह ध्वनि प्रकंपी नाम से भी जानी जाती है। और चाहे तो हम इसको एक और नाम दे सकते हैं, और वो नाम दिया गया है विद्वानों के द्वारा कंपन से उत्पन्न ध्वनि, इसलिए कंपन जात ध्वनि। कंपन कहां होता है, हमारी जिह्वा में, वाइब्रेशन र, और जब ये होता है उस समय हमारी जिह्वा क्या करती है, थोड़ा तनकर रोलिंग करती है, जैसे वायु का प्रवाह जो होता है वो उसे घुमा देती है, रोल करते हुए वायु का प्रवाह बाहर निकलता है। इसलिए इसका एक नाम और भाषा वैज्ञानिक देते हैं, और वो नाम है मित्रों हिंदी वर्णमाला की लुंठित ध्वनि, रोलिंग करते हुए जिसका उच्चारण होता है वो र ध्वनि है। तो र के बारे में उच्चारण स्थान को लेकर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें ये नाम आपको दिखाई देंगे। र को वर्ष ध्वनि कहते हैं, इसको कंपन जात या प्रकंपी ध्वनि कहते हैं, और रोलिंग के कारण इसका एक नाम और है मित्रों जिससे ये जानी जाती है, और वो नाम है लुंठित ध्वनि। तो इस तरह से र हुआ। अब आगे बढ़िएगा, ल, ल का उच्चारण स्थान बात करते हैं, ऋतुलसा नाम दंता, इसका उच्चारण स्थान दंत है। बोलकर देख लेते हैं, कुछ और विशेषताएं ल में प्रकट हो सकती है। ल, ल में क्या दिखाई दे रहा है, जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा तनकर ऊपर यानी कि तालुर मुर्दा की तरफ चली जाती है, जो वायु अंदर से बाहर आ रही है उसका मार्ग अवरुद्ध कर लेती है जिह्वा, इसलिए वो जिह्वा के बगल से होते हुए मुख विवर से बाहर निकल जाती है। अब जिह्वा के बगल से जो वायु निकली, बगल को पार्श्व कहते हैं, इसलिए ल का एक नाम है पार्श्विक ध्वनि। ल के बारे में एक और है, आप जब ल बोलेंगे तो हमारी जिह्वा ल के उच्चारण में भी मसूड़ों की तरफ जाती है। देखिए ल, मसूड़ों को पूर्ण रूप से छूकर यह उच्चारण होता है, इसलिए इसका एक नाम और हो जाता है वर्ष ध्वनि। और अंतिम ध्वनि है व के बारे में कहा जाता है कि इसका उच्चारण स्थान कहां होगा, तो दांत और ओष्ठ, ओष्ठ क्या करेंगे, वृत्त के रूप में बदल जाएंगे, दंत ओष्ठ को कैसे कहेंगे, व, इसलिए व का उच्चारण स्थान होगा दांत और ओष्ठ यानी होठों की मदद के कारण दंत ओष्ठ। तो ये हुआ उच्चारण से संबंधित क्वेश्चन। कुछ तथ्य आपके बीच और रखे हुए हैं। अंततः अब जब अपन ने इतना पढ़ा, अंतस्थ, अर्धस्वर, अंतस्थ की संख्या 4 होती है, अंतस्थ को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, अगर यदि पूछ लिया जाए कि अर्धस्वरों की संख्या है 4, 3, 2, 1, अब क्या लगाएं हम, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं वहां से तो हमें 4 लगाना चाहिए, पर इसका राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन में 2 हुआ मित्रों तो 4 सही नहीं है। अब क्यों नहीं है, इस क्वेश्चन को थोड़ा खोलकर पढ़ना है हमें, तो वो देखिएगा। अंततः अर्धस्वरों की संख्या 2 मानी गई है जो निम्न है, और अर्धस्वर, अंतस्थ को अर्धस्वर कहते हैं, किंतु अर्धस्वरों की जब बात आती है तो उनमें 4 ध्वनियों को अंतस्थ न गिनकर हम 2 को ही भाषा वैज्ञानिक अर्धस्वरों की श्रेणी में स्वीकार करते हैं, और वह 2 ध्वनियां हैं, गौर कर रहे हैं आप, ये देखिएगा, जिन ध्वनियों को हम अर्धस्वर में अंततः स्वीकार करेंगे वो 2 ध्वनियां होंगी, य और व। ये देखिए, अर्धस्वरों की श्रेणी में र नहीं होगा, ल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि र और ल अत्यंत मुखर हैं, यानी कि इन चारों में भी र और ल में मुखरता का जो प्रतिशत है वो य और व की अपेक्षा बहुत अधिक है, य और व से अपेक्षाकृत ज्यादा है, इसलिए इन्हें र और ल को उस श्रेणी से मुखरता के कारण हटा दिया गया है। तो र और ल अत्यंत मुखर होने के कारण अक्षरिक माने जाते हैं, और ये स्वरों के अत्यंत समीप हैं। र और ल स्वरों के ज्यादा नजदीक है, इसलिए उन्हें हम अर्ध स्वर नहीं कह सकते हैं। अर्ध स्वरों में हमने किसे कहा, गिना है, य को और व को। अंततः 2 ध्वनियां अर्ध स्वरों में गिनी जाती है।
अब पर्टिकुलर ल और र के बारे में कुछ तथ्य उभर कर ज्यादा आते हैं, तो इनको सामान्यतः अलग से और पढ़ लेते हैं। देखो पहले ल के बारे में बात कर लेते हैं। आंतरिक वायु जिनके उच्चारण में जिह्वा के एक या दोनों ओर से निकलती है, दोनों ओर से, जिह्वा के दोनों ओर से निकलने के कारण पार्श्विक कहलाती। जिह्वा के पार्श्व यानी बगल से निकलने के कारण ऐसी ध्वनि को पार्श्विक ध्वनि भी कहा जाता है। ये ल के बारे में तथ्य। कुछ और देखेगा, अधिक मुखरता के कारण, क्योंकि हमने इसको अर्धस्वरों की श्रेणी से यह कहकर बाहर किया है कि र और ल में मुखरता अधिक है, यह और व की अपेक्षा। इसको स्वरों के समकक्ष माना जाता है ल को। अतएव, और इस बात के लिए हम चाहें तो संस्कृत व्याकरण को भी देख सकते हैं। संस्कृत में ल का स्वरीकृत रूप, ल को संस्कृत में स्वर के रूप में उसका एक स्वरूप है जिसको बोलते हैं लृ स्वर। और संस्कृत व्याकरण में लृ स्वर होने का कारण ही ल का मुखरता का प्रतिशत अधिक होना है। लाकृति एक शब्द भी बनता है वहां उससे, लृ प्लस आकृति, टेढ़ी मेढ़ी है आकृति। काना जैसे त्रिभंगी रूप में खड़ा रहता है, उसके लिए लाकृति शब्द का प्रयोग करते हैं। और लृ स्वर है ल की मुखरता के कारण, इसलिए हमने र और ल को उसकी मुखरता को देखते हुए भाषा वैज्ञानिक उनको अर्ध स्वरों की श्रेणी से हटा देते। आगे बढ़िएगा मित्रों। और ये फिर जानकारी र की जो हमने पहले भी देख ली, पर इसको सेपरेट स्वतंत्र तरीके से मैं फिर बता देता हूं ताकि आपके स्थायी स्मृति का अंग बन जाए। जब हम क्वेश्चन सोल्व करें इसके पश्चात लगभग मैं आपको 75 क्वेश्चन वर्णमाला से ही सोल्व कराऊंगा मित्रों। पूरी एक क्लास 1 घंटे की केवल ओ या इससे ज्यादा भी हो सकती है, वो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर देंगे ताकि हमारा जो विषय हमने पढ़ा है या मैंने जो आपको समझाया है वो आप कितना समझ पाए हैं। इसलिए आप इस फेयर में न घूमे क्वेश्चंस के लिए भी कि कहीं क्वेश्चन मिल जाए, मैं ही आपको यहीं से ही उपलब्ध करा दूंगा मित्रों। हर क्वेश्चन की तैयारी पूरे वेग के साथ करेंगे हम, आप निश्चिंत रहे। लुंठित या प्रकंपित ध्वनि र को कहते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा नोक, जिह्वा की जो नोक होती है आगे की, वो बेलन के तुल्य मुड़कर वत्से या मसूड़े को शीघ्रता से छूती है। लुंठित ध्वनि जिह्वा के लुंठन अर्थात तीव्र गतिशीलता या प्रकंपन के कारण इस र ध्वनि को लुंठित भी कहा जाता है। यह ध्वनि र है। तो इस तरह से ये हुए अपने अंतस्थ या अर्धस्वर। इनके उच्चारण में जिह्वा नोक 1 से 5 बार तक हिलती है। अब ये कोई तथ्य है, ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है कितनी बार तक हिलती है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। आगे देखिए, अब जो प्रश्न आए हैं वो भी मैंने कुछ 1-2 तो मैं यही सोल्व करा देता हूं ताकि थोड़ा सा आपका वो जो टेम्परामेंट है वो बना रहे। यह का उच्चारण स्थान है, बिल्कुल सिंपल है, हमने देखा है क्या हो सकता है, ओष्ठ, मूर्धा, दांत व तालु। तो इचुईशा नाम तालु, ये तालु हो गया, और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये राइट आंसर। फिर आप आगे बढ़िएगा, ये भी पूछा है इन्होंने यूपीएसएससी विधान भवन वन रक्षक एवं परीक्षा 2016 के लिए है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, ये उस जब मैं आपको सोल्व कराऊंगा ना, आप ये ना सोचे क्वेश्चन नंबर 60 कैसे लगा हुआ है, ये मेरा वो है आउटलुक, क्योंकि वो जब सोल्व कराएंगे उस वर्ड तालिका में भी ये 60 क्रमांक पर क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसका मतलब 60 क्वेश्चन तो है ही से 101%। मैंने कहा ना आपको 77 क्वेश्चन वर्णमाला पर मैंने एग्जाम से चयन करके उठाए मित्रों। अलग अलग एग्जाम में ये पूछे गए थे, क्योंकि लोकल क्वेश्चंस को नहीं सोल्व करते हैं, सोल्व किए जाएंगे गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चंस किस तरह से परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए र का सही विवरण है। अब र के बारे में आप हमने जो पढ़ा है उसके बारे में आप सही तरीके से वर्णन करें। तो देखिए वर्ड से र के बारे में तथ्य कहा गया है, बिल्कुल सही है। ये लुंठित भी है, ये भी सही है।
य र ल व, इनको हम अर्ध स्वर कहते हैं। और इनके बारे में हमने पढ़ा है कि जब ये स्वर जैसे इनको माना जाता है तो स्वरों के गुण इसमें हैं। और स्वरों के गुण क्या होते हैं कि वो जब नाद यानी कि स्वर तंत्रियों की बात की जाए तो उनमें कंपन होता है उच्चारण में, इसलिए वो घोष ध्वनि कहलाती है। किंतु काकल से निकलती हुई वायु का प्रवाह उनका उतना नहीं होता है, मुख विवर से वो आराम से निकल जाती है, इसलिए वो अल्प प्राण होती है। तो इसका मतलब ये भी जो है वो स्वरों जैसे हैं, इसलिए इनमें भी घोषत्व तो जरूर होगा और अल्प प्राण ये होंगे। यानी कि देखो पहला ही ऑप्शन इनका राइट हो रहा है। यहां वर्ष से इसमें भी अब ये पार्श्विक नहीं है। ऐसे मतलब आपको जब आप क्वेश्चन करें मित्रों तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जैसे अब ये पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो राइट हो गया, अब राइट होने के पश्चात में स ब द ये पढ़ू ही नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको ऑप्शंस जो शेष बचे हैं वो काटने आने चाहिए। काटने का मतलब वो क्यों नहीं है इस पर मैं जोड़ दूंगा। अब देखो इसमें एक आ गया, अब और को पढ़ने की भले ही जरूरत नहीं है, हमने पार्श्विक इसका नहीं है रखा। वर्ष से संघर्षी अघोष अल्पप्राण, अब संघर्षी ये कहां है र के बारे में। वर्ष से स्पर्श अघोष महाप्राण, स्पर्शी भी ये नहीं है, वो तो 25 है। तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर बनता है वो अ बनता है मित्रों। इस तरह से आप सोल्व कर ले और बहुत ज्यादा टाइम नहीं, मतलब बहुत अधिक समय होगा आपको। अगर यदि आपको अच्छे से विषय आता है तो आप सेकंडों में क्वेश्चन कर लेंगे। राइट आंसर देखिए ये आ गया अ, और ये भी वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। इसके बाद फिर आप आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन 61 पर है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आएंगे, बिल्कुल सरल आएंगे। हमने डिटेल अच्छे से पढ़ रहे हैं ताकि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। पार्श्विक देख लो आप, कोई और तो ऐसा नहीं दे रहा, ये राल ये पार्श्विक है, इसके बारे में पढ़ाइए। राइट आंसर आगे चल। अब हिंदी वर्णमाला का अगला पायदान, स्पर्शी पढ़े, ताड़नजात पढ़े, उसके बाद अंतस्थ अर्धस्वर पढ़े। और जैसे हम एक पायदान फिर आगे बढ़ाते हैं तो जिन ध्वनियों से हमारा सामना होता है वो ध्वनियां हिंदी वर्णमाला में अपना एक अलग ही मुकाम रखे हुए हैं। उनका नाम है ऊष्म ध्वनियां। व दूसरा उनके उच्चारण के कारण जो स्थिति बनती है उससे उनका एक नाम और उभर कर आता है भाषा वैज्ञानिकों के जहन में, और वो नाम है मित्रों संघर्षी ध्वनियां। यानी कि हम फिर नई ध्वनियां पढ़ रहे हैं, ऊष्म व संघर्षी ध्वनियां। अब ऊष्म और संघर्षी ध्वनियां कौन कौन सी है, उनके बारे में तथ्य कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं ये 4 आते हैं मित्रों। इन्हें हम ऊष्म व संघर्षी ध्वनियां कहते हैं, जो हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ के पश्चात आपको देखने को मिलेंगी। और वो जो 4 होंगी वो ये हैं श, श, स, ह। आप जरूर ध्यान रखें, ये तीनों जो ध्वनियां हैं वो लगभग एक जैसे ही बंदे उच्चारित कर देते हैं। स स स स स, नहीं नहीं नहीं, ऐसा उच्चारण न करें। हमारी भाषा जो वर्णमाला है वो बहुत वैज्ञानिक है और इनका सबका स्वतंत्र अस्तित्व। जैसे ये श है, ये तालव्य शकार है, तो कोशिश करें कि इसका उच्चारण तालु से हो। ये जो श है जिसको आप पेट चरा शकार बोलते हैं, ये मूर्धन्य शकार है, तो कोशिश करें कि इसके उच्चारण में मूर्धन्य शकार जैसा ही सुनने को मिले। और ये जो स है ये दंत व वर्त से इसका उच्चारण स्थान ज्यादा सटीक बनता है, तो इसके उच्चारण में आपकी जिह्वा का जो गमन होना चाहिए वो दंत और वर्ष की तरफ होना चाहिए। तो श तालव्य, श मूर्धन्य, स दंते और ह अकुह विसर्जिया नाम कंठ, ये कंठ से होता है। और अब हम कंठ को कैसे बात करें तो थोड़ा मैं और खोल देता हूं। ये आपकी श्वास नली, ये आपकी स्वर तंत्रियां, और ये स्वर तंत्रियों के जो बीच में मुख खुलता है, ये जो मुख है बाहर निकलने से एक मतलब जो जगह बनती है जिससे हवा बाहर आती, इस जगह को बोलते हैं काकल। तो जो ह का उच्चारण स्थान होता है वो इसी जगह से होता है, इसलिए इसको काकल्य ध्वनि भी कहा जाता है ह को। और इसका ही एक नाम उरस्य भी है, तो उरस्य ध्वनि भी हम कह सकते हैं, या चाहे तो भाषा वैज्ञानिक इसको स्वर यंत्र मुखी ध्वनि भी कहते हैं ह के लिए। तो इन 4 को हम ऊष्म व संघर्षी के नाम से पढ़ रहे हैं, श श श ह। चलिएगा, है ना।
इनके बारे में और डिटेल देखते हैं। तो तथ्यात्मक जानकारियां क्या कहती हैं, थोड़ा थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखें। इनके उच्चारण में ये जो ऊष्म ध्वनियां हैं श, श, स, ह, इनके उच्चारण में भाषण अवयव, मुख के जो वाग यंत्र हैं वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, निकट, स, स, ह, बहुत नजदीक आ जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे जो आंतरिक वायु है जो हमारे फेफड़ों से होते हुए श्वास नलिका से होते हुए स्वर यंत्र तक आती है, आंतरिक वायु दोनों के बीच से, ये आंतरिक अवयव भाषण अवयवों के दोनों के बीच से रगड़ खाकर निकलती है। इस घर्षण के कारण ही जो इनमें एक तरह का सा फ्रिक्शंस बहुत ज्यादा दिखाई देता है, घर्षण बहुत अधिक दिखाई देता है, इसके कारण ही इन ध्वनियों को संघर्षी कहा जाता है। ये जो नाम दिया हुआ है ना अपन ने, उच्चारण में इनमें घर्षण दिखाई देता है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती, गर्म, अतः इन्हें ऊष्म ध्वनियां भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम हुआ। और वो जो हमने जो स्पर्शी पढ़े थे 25, उसमें च वर्ग के जो 4 वर्ण पढ़े हैं, च, छ, ज, ज, वो पढ़े ना, च, छ, ज, ज। अब पंचम को छोड़िए, इन चारों ध्वनियों को हमने वहां पर स्पर्श संघर्षी ध्वनि कहा। तो आप पूछ सकते थे, हमारे जहन में ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा प्रश्न बन सकता है कि भाई इनको इतना बड़ा, ऐसा कहा जाता है वैयाकरणों के बारे में। तो अगर यदि संस्कृत साहित्य से मैं बात करूं कि अगर यदि किसी वैयाकरण को एक शब्द की भी बचत हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है सिद्धांत कौमुदी में कि उसको पुत्र जन्म जितना खुशी मिलती है। अब यहां पर भी जो सुनने वाले मेरे बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, पुत्रियां, वो ये न सोचे कि सर ने पुत्र का नाम लिया है, मतलब आज वो उनके कालखंड में उन्होंने ऐसा कहा है। आज तो हम ये कहेंगे पुत्र पुत्री दोनों ही हमारे लिए तो रत्न समान है। तो हम तो अगर मैं कहूंगा तो मैं तो ये कहूंगा च, छ, ज, झ। अगर यदि वैयाकरणों को आज के समय में अगर यदि एक शब्द की भी बचत हो रही है तो संतान उत्पत्ति जितनी खुशी मिलती है, तो जब फिर इतनी खुशी मिल रही है तो आप इसको इतना बड़ा नाम क्यों दे रहे हैं? स्पर्श संघर्षी, आप इसको संघर्षी कह सकते थे, संघर्षी ध्वनि। तो उन विद्वानों ने इन चारों को संघर्षी इसलिए नहीं कहा, स्पर्शी कहते केवल, तो फिर 25 से इसका भेद कैसे करते? और अगर यदि संघर्षी कहते थे तो इस नाम में अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। कैसे होता है ये दोष? कि ये संघर्षी अपने में छ, छ, ज ध्वनियों को तो मिलाता ही सही, पर फिर इन श, 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 ह जो ऊष्म ध्वनियां हैं ये भी इनमें मिल जाती। तो भाषा वैज्ञानिकों को उनको स्पर्शियों से भी अलग करना था और उनको स्पर्शियों से साथ भी दिखाना था और संघर्षी ध्वनियों से भी इन्हें अलगाव स्थापित करना था। इसलिए छ, छ, ज, झ को उन्होंने स्पर्श संघर्षी कहा। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। ये बात हो गई ऊष्म संघर्षी क्यों कहा। तो इनके उच्चारण में आंतरिक वायु का न तो स्पर्श ध्वनियों के तुल्य पूर्णतया अवरोध होता है और न ये ध्वनियां स्वरों के तुल्य अबाध रूप से मुख से बाहर निकलती है। इनकी स्थिति यानी ऊष्म और संघर्षी ध्वनियों की जो स्थिति है वह भाषा व्यवहार में स्पर्श व्यंजनों व स्वरों के बीच की है। फिर आ जाते हैं हम इनके बारे में। तो श, श, स, ह, इनके बाद ये हमने देख लिया है उच्चारण स्थान को लेकर जो बात थी। अब स्वर तंत्रियों में कंपन को लेकर बात करें कि जब ये स्वर यंत्र मुख से निकलती है तो उस समय स्वर तंत्रियों में कंपन की स्थिति कैसी होती है? यदि होती है तो वह घोष और अघोष कहलाएंगी और जो वायु
जिस प्रवाह के साथ बाहर निकलती है उस प्रवाह में तीव्रता कितनी है। यदि ज्यादा प्रेशर के साथ वो निकलती है तो महाप्राण है, और अगर यदि वो आसानी से निकलती है तो अल्प प्राण है। उसके लिए ये दूसरा विकल्प। तो देखिए, जो चारों ध्वनियां हैं वो प्राणत्व के आधार पर स्वर यंत्र मुख से निकलते हुए वायु के प्रेशर यानी वेग के आधार पर महाप्राण ध्वनियां हैं चारों। श श श ह, इसमें वायु का प्रवाह चारों में बहुत तेज है, इसलिए इनको कहेंगे हम महाप्राण ध्वनियां। प्राणत्व इनमें तेज है। जबकि स्वर तंत्रों में कंपन की बात करें तो आप देखिएगा स श स, ये जो तीन है ये अघोष हैं, मतलब इनमें स्वर तंत्र में या स्वर तंत्रियों में कंपन उतना नहीं है। किंतु जैसे यह की बात आती है आप देखिएगा स श स, कंपन इतना सुनने को नहीं मिलेगा। किंतु जैसे हम बोलेंगे ह, अब ह का तो उच्चारण स्थान ही कंठ काकल है, तो वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, वहां पर कंपन या तीव्रता जो है वो बहुत तेज है, इसलिए ह ध्वनि जो है वो घोषत्व को ग्रहण करती है। उसमें कंपन की मात्रा इन सब से बहुत अधिक होती है। तो आप ध्यान दें, ह ध्वनि में कुछ विशेष है। एक तो इसका उच्चारण स्थान सामान्य पूछा जाए तब तो कंठ, अगर आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों की बात करें तो काकल्य उरस्य, प्राणत्व इसका महाप्राण है, किंतु घोषत्व की बात करें तो ये स्वर तंत्रियों में इसके उच्चारण में कंपन अधिक होता है, इसलिए घोषत्व ध्वनि है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनता है मित्रों, यहां से अक्सर इस जगह से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि यहां पर आकर ये अपना अलगाव स्थापित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला, अब क्वेश्चन भी देख लो आप, ये देखिएगा 75 75वां क्वेश्चन उस सीरीज का पूछा गया है। ये वन रक्षक एग्जाम 16 में काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण कौन सा है, यस न, ये तो हो ही नहीं, ये रहा। हाँ, उन्होंने काकल से ही पूछा है। फिर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 15, स स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, प्रकंपी, संघर्षी, स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी, तो हम इनको कहेंगे संघर्ष। ये राइट बिल्कुल तथ्य। अगर यदि आपने बहुत अच्छे से मन लगाकर ध्यान से एकाग्रता के साथ सुने मित्रों, तो ये मेरा वचन ही है। एक तरीके से हम कहेंगे कि जो कछु कहूं, मतलब एक तरीके से वो बात नहीं मैं करना चाहता, क्योंकि उसमें अहंग दिखता है, मेरा वचन ही है शासन, ऐसा नहीं कहूंगा मैं। वो उचित नहीं लगता है, पर मैं आपके लिए कह सकता हूं रामचरितमानस से पंक्तियां उठाकर कि कहूं स्वभाव न कछु अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिम डारो फोरी, सकल मेरु मुंह लक जिम तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापूरो पिनाक पुराना। आप निश्चिंत रहे, इस कंदुक जैसी व्याकरण को अपन वैसे ही उठा लेंगे आपके सहयोग से, ठीक है ना मित्रों। तो ये कहेंगे वो कौन सी मूवी है आपके जो चलती है, बहुत ज्यादा चर्चित रही है, उसका मैं कंटेंट नहीं कहूंगा कि मेरा वचन ही है शासन, ऐसा कुछ नहीं है। अपन बहुत छोटे आदमी हैं, आप सुनते चले, पर मैं आपको कोशिश ये करूंगा प्रामाणिकता के साथ एकदम क्लियर बात बताने की। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है मित्रों, तो आप देखिएगा संघर्षी जो व्यंजन है वो ह है। फिर आप आगे बढ़िएगा, अंतस्थ और उष्म वर्ण। अब देखिए ये थोड़ा सा टेक्निक से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अंतस्थ 4 है, उष्म 4 है। अब इसमें हम मैंने कहा ना आपको कि आपको बहुत ज्यादा उठापटक नहीं करनी है। उठापटक का मतलब है जो तथ्य जैसे दिए गए हैं आप वैसे ही पूछे। वो अंतस्थ कह रहा है, अंतस्थ की संख्या 4 है। अब कुछ महानुभाव, सर आपने तो अंतस्थ अर्धस्वरों की संख्या 2 ही बताई थी, तो फिर 2 ये और उष्म 4 यानी 6 हुए ना, तो राइट आंसर तो 6 है। तो मैंने आपसे क्या कहा, तथ्यों को सरल ही रहने दें। वो अंतस्थ पूछ रहा है, सामान्य तो उनकी संख्या अंतस्थ की कितनी है, तो उनकी संख्या है मित्रों 4। 4 अंतस्थ और 4 उष्म, तो राइट आंसर हुआ 8। 8
तो ये है, मतलब मैं केवल इतना सा आपसे कहना चाहता हूं, वो लिटरेचर से ही उदाहरण दूंगा कि कोशिश करें कि सूरदास, मीरा, तुलसी ये बनने की, केशवदास जैसा कठिन काव्य का प्रेत अपने को न होने दे कि आप उसके लिए तोड़ जोड़ कर दो तो अंतस्थ गिनेंगे और चार उष्म गिनेंगे, नहीं, ऐसा आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन पर। जैसे वहां संयुक्त स्वर पढ़े थे आपने, जो नाम आता है मित्रों संयुक्त, ये नाम ही अपने आप में ये कहता है कि इसके लिए मिनिमम 2 इकाइयों की जरूरत है, तभी तो संयोग होगा ना। तो संयुक्त ये व्यंजन है, वो संयुक्त स्वर थे, ए आई ओ औ। इन यहां कौन कौन से? क्षत्र ज्ञ श्र, ये जो चार हैं हिंदी वर्णमाला में आपको दिखाई देंगे, इनके पश्चात इन चारों में क्षत्र ज्ञ श्र। अब ये कैसे बनते हैं? संयुक्त है तो इनमें 2 इकाइयां कौन कौन सी है, उन 2 को छांटना बहुत ज्यादा जरूरी है मित्रों। तो कैसे? जैसे ये श है, क्षत्रिय वाला, ये किन किन से मिलकर बना है? तो ये आधे क से, आधे क का मतलब हुआ हलंत वाला क, और श पेट चरा मूर्धन्य शकार, इन 2 वर्णों के संयोग से क्ष बना। और इनमें भी याद रखना, जो पहला वर्ण होगा वो हलंत वाला क होगा। आप ऐसा न कर सकते सर ये दोनों मिले हैं तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, गलत है। त्र, आधा त यानी हलंत वाला त और र, ये र नीचे, ये पूर्ण है। जय, ये ज और य, श्र श और र, इनके संयोग से बने ये संयुक्त व्यंजन। अब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 3 कोई और दिए हुए हो और इनमें से कोई एक हो आपसे, तो आप, अब ये क्वेश्चन प्रकृति पे निर्भर करता है, किंतु अब आजकल देखो बेटाओ, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत तेजी से एग्जामिनर का जो दिमाग है वो बदल रहा है, वो विषय को आपकी समझ के साथ जोड़कर पूछ रहा है। तो वो निम्न में से यदि ये पूछता है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो आप बता ही देंगे, इसमें तो कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है। किंतु स्पेशल बात इस टॉपिक से कैसे है, जो कि जरूर पूछी जाएगी, ये मैं बता रहा हूं आपको। क्या ट्रेंड है कि हमारे पास, पहले तो प्रॉब्लम यह है कि अधिकांश बच्चों के पास हिंदी की डिक्शनरी नहीं है। दूसरी समस्या, एग्जामिनर इन बातों को जानता है, दूसरी वो ये भी जानता है कि जिनके पास डिक्शनरी है उनको उस डिक्शनरी में से शब्दों को देखना उतना अच्छे से नहीं आता है। वो ये नहीं जान पाते हैं कि हिंदी वर्णमाला के ये जो शब्द है और इनसे बनने वाले जो ये वर्ण है और इनसे बनने वाले जो शब्द है वो कहां पाए जाएंगे, और इस बात का वो पूरा फायदा उठाता है। इसीलिए संयुक्त व्यंजन से यदि स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया तो वो क्या आएगा, मैंने इसमें नोट लगा के चिपका दिया है, आप जरूर ध्यान दें। इस टॉपिक से संयुक्त व्यंजन से प्रश्न शब्दकोश में क्रम देखना आएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा क्रम होगा। तो देखो मैं पहले प्रश्न बता देता हूं आपको, ये देखिए, ये प्रश्न पूछा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? ये तो सिंपल है, तो यहां आप ये देखिएगा ज प्लस ञ, ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। यदि ऐसे भी आ जाते हैं तो आप कर देंगे। अब यदि ये क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ी बहुत आप जद्दोजहद आपको करनी पड़ेगी, जैसा कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मित्रों। हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब हम जब वर्णमाला में पढ़ते हैं इसको, तो इसको कहां पढ़ते हैं? संयुक्त व्यंजन को ऊष्म और संघर्षी ध्वनियों के पश्चात, यानी ह के पश्चात, स स स ह के पश्चात हम क्षत्र ज्ञ श्र पढ़ते हैं। तो उसने ये तो फिर भी थोड़ा सा इजी गोइंग उसने दे रखा है। इन 4 ऑप्शन को हम और ज्यादा टफ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मान लो ये ज्ञ पूछना है उसको, और यहां पर स्त्र के पहले ऐसे भी तो लिख सकता था वो, यहां छ की जगह वर्ण दे देता, ह के बाद और क के बाद प्लस कौ के बाद। तो अब देखिए आप,
क्योंकि भाई ये तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उन्होंने तो फिर भी थोड़ा सा आसान, पहले जो उन्होंने पूछा मैं उसका आंसर दे देता हूं। हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हमने कहा है कि यह किन से मिलकर बनी हुई ध्वनि है? आधे क और श से। तो क के बाद, इसलिए राइट आंसर होगा ये अ। ये राइट, ये तो इन्होंने जो पूछा 2016 में उसका आंसर दिया है मैंने। डॉक्टर हरदेव बहारी राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम क शब्द, उसके पश्चात क, इसके बाद श वर्ण आता है। ये उन्होंने कहा, मैंने आपके लिए इसका आंसर भी डाल दिया है। किंतु यदि इस तरह के आंसर हो जाते तो फिर स्थितियां और उत्पन्न हो जाती, क्योंकि क जो स्वर है इसमें अ मिला हुआ है, इसके बाद कौ आएगा, कौ के बाद आधा क के वर्ण चालू होंगे, तो फिर कौ के बाद दिखाई देगा आपको क्षत्रिय। तो इसलिए शब्दकोश को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर मैं अलग से एक क्लास पढ़ाऊंगा, जब फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता हिंदी का जो क्लास चलेंगी उनमें भी मैं आपको इसको सोल्व करके बता दूंगा, और आपके भी अलग से, क्योंकि ये पूरा एक लगभग 25 या 30 मिनट की क्लासेज होंगी। तो आगे देखिएगा, पहला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ये भी इसी से संबंधित है। तो क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा? तो क के पश्चात श व्यंजन दिखाई देगा। देखो सारे क्वेश्चन शब्दकोश में क्रम देखना आ रहा है। फिर ये देखिएगा 69 क्वेश्चन, ये क्या कहता है? निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन ये नहीं है, ये तो है ही सही श, ये तो ऊष्म संघर्षी है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं क्या संयुक्त व्यंजन? अंतस्थ, अल्पप्राण, महाप्राण, ये तो तीनों ही नहीं होंगे, ये होगा। ठीक है मित्रों, अब आते हैं आप आगत ध्वनियों पे। कभी कभी इनसे भी प्रश्न बन जाता है। अन्य भाषाओं से आई हुई ध्वनियां जिन्हें हमने हमारी भाषा में ग्रहण कर लिया और उनका प्रयोग कर रहे हैं हम, वो कौन कौन से? अंग्रेजी का आ, कॉलेज, हॉस्पिटल, है ना, काफी, ये हम बात करते हैं। ये क ख नुक्ता चिन्ह वाली ध्वनियां जो अरबी और फारसी से आई हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया है, क ख जफ ध्वनियां किसकी है या किस भाषा से आई हुई है? संस्कृत की, अंग्रेजी की, अरबी, फारसी की। तो राइट आंसर है अरबी और फारसी। एक सामान्य तथ्य फिर मैं आपके लिए हिंदी, क्योंकि जो टॉपिक थे मेन वो तो खत्म हो चुके, कुछ इससे संबंधी जो जानकारियां हैं थोड़ी थोड़ी सी बिखरी हुई, वो मैंने आपके एक जगह इकट्ठी कर दी है। हिंदी में प्रयुक्त वर्ष से ध्वनियां कौन कौन सी ऐसी ध्वनियां हैं जो दंत मूल यानी मसूड़ों से बोली जाती हैं? तो उनमें ये देखिए, न, र, ल, स, ज, ड, ये सब ध्वनियां वृत्य ध्वनियां है, किंतु पूर्ण वृत्य ध्वनि जिसमें जिह्वा ही मसूड़ों को छू लेती है तो वो है ल ध्वनि। आप देखिएगा ल, ल, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि किसी एग्जाम में पूछा गया था एलनगंज इलाहाबाद में। आगे देखिएगा, अब ये आखिरी का तथ्य मित्रों जो मैं आपके बीच, जो हमने पूरी वर्णमाला पढ़ी और अब आखिरी में अब इनको काउंट करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए हमने स्वर 11 पढ़े हैं, पहला जहां से हमने टॉपिक चालू किया था। उनके पश्चात हमने अयोगवा, अंग और अह पढ़े हैं। स्पर्शियों की संख्या 25, इसके उपवर्गों की बात नहीं कर रहा मैं, अभी स्पर्शियों में ही 25 है, क्योंकि उन्हीं में से 4 स्पर्श संघर्षी थे और जो 5 अंतिम वर्गीय पंचम थी वो अनुनासिक थी, वो मिली। अंतस्थ में हमने 4 पढ़े हैं, य, र, ल, व। उष्म में हमने 4 पढ़े हैं, श, 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 ह। उत्क्षिप्त में ड और ड, 2 ध्वनियां पढ़ी है। संयुक्त व्यंजन शत्र, ज्ञ, श्र, और इस तरह से 52 ध्वनियां हिंदी वर्णमाला में पढ़ी जा रही है, 52। अब मित्रों कई किताबें, जब मैंने अभी आपसे कहा था कि इस लंबे सफर में जहां अलग अलग लेखकों और प्रामाणिक विद्वानों की जो बात में हम बात करें तो उन्होंने इस आंकड़े को अलग अलग दे रखा है। किसी ने कहा, अब मैंने तो आपको 52 बताया, तो कहां से बताया है, उसके पीछे संदर्भ क्या है? तो मैंने ये संदर्भ लिखा हुआ है कहां पर 52 ध्वनियों को अंकित किया गया है। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, ये लाइन
स्पष्ट करिए जो निम्नलिखित है। और ये लिखा गया है राजभाषा हिंदी राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो किताब निकली है उसमें, और उसके पृष्ठ संख्या 167 पर। अब ये गवर्नमेंट बुक है, गवर्नमेंट प्रकाशन की किताब है, वहां पर कहा गया है हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, 52 अक्षर, और वही 52 मैंने आपको पढ़ाए। तो रेफरेंस की बात होगी तो हम ये सूचना प्रसारण मंत्रालय से जो किताब छपती है उसकी कॉपी की जेरोक्स में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो इस तरह से मित्रों ये हमारे टॉपिक जो है वो हुए हिंदी वर्णमाला के कंप्लीट। अब ये वर्णमाला से विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, अब ये बहुत से हैं मित्रों, अब इनको एक अलग स्वतंत्र क्लास में अपन पढ़ेंगे, ये देखिएगा आप, है ना। अगली क्लास में मैं इसको यहां से चालू करूंगा जो लगभग 75-77 तक है, और बहुत जल्दी ये वर्णमाला से जो परीक्षाओं में पूछे हैं उन प्रश्नों को सोल्व कराऊंगा। अब जो मैंने तथ्य आप लोगों को बताए हैं आप निश्चिंत रहें, उनकी प्रामाणिकता को लेकर आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ये जानकारियां आपको मेरा विश्वास है 100% हर तरह के एग्जाम में काम आएंगी। मजबूती के साथ पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मैं पुनः आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो और महत्वपूर्ण सामग्री के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।